ध्यान दो जरा, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ और 1 के अंदर हमने क्या देखा? 1 के अंदर हमने क्या देखा? जीएसटी का पूरा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने बेसिक्स आईटीसी वगैरह की भी देख ली थी, बेसिक्स के डेफिनेशंस वगैरह देख लिए। जीएसटी काउंसिल के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान था कि वो ज्यादा एक इंपॉर्टेंट की टर्म है, यहां पे भी अभी देखने को मिलेगा आगे के, मतलब हर चैप्टर में देखने को मिलेगा काउंसिल के ऊपर कुछ ना कुछ बात कि रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, इस तरह से एक सेंटेंस यूज होगा। ठीक है, तो काउंसिल अगर कहीं वर्ड लिखा है दैट मींस व्हाट? जीएसटी काउंसिल। अगर काउंसिल कहीं वर्ड लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि वो एक जीएसटी काउंसिल है। ठीक है, अब जीएसटी के बेसिक्स में जो हमें उसमें से आगे लेके चलना है वो ये कि जीएसटी के अपने ने क्या देखी? डेफिनेशन। और जीएसटी की डेफिनेशन में आपने क्या देखा कि जीएसटी इज अ टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट किसको हम छोड़ देते हैं उसके अंदर? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अब आपको ये चीज पता है कि सभी सप्लाई, जितनी भी सप्लाई है, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी, क्या सभी की सभी जीएसटी लगेगी सभी के ऊपर? नहीं, कई सारी एग्जम्पशंस हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। डेफिनेशन ने क्या कहा कि सप्लाई करो किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विसेज का, या दोनों को मिला के, तो वो क्या माना जाएगा आपका? उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो आपका सप्लाई में कवर हो जाएगा। लेकिन जब हम सप्लाई के चैप्टर में घुसेंगे, जब इसके सेक्शन को देखेंगे, सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8, तो यहां पे हमें पता लगेगा कि भैया कई सारी ऐसी चीजें हैं, मेनली 7 के अंदर ही कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सप्लाई नहीं है। ऐसा सेक्शन नंबर 7 के अंदर लिखा है। कई शेड्यूल बना दिए गए जिसको कहा गया कि भैया इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे, इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे, जहां जहां पे कंफ्यूजन है कि पता ही लग रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है। और ये भी लिस्ट दे दी गई जिसको हम कहते हैं नेगेटिव लिस्ट, कि भैया ये सारे वो हैं आइटम्स, एक्टिविटीज जिसको हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन है कह दिया कि सप्लाई करो किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सप्लाई के डेफिनेशन से इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, और क्या क्या चीजें इंक्लूड है वो सारी चीजें भी अपने को यहां पे देखना है। तो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है हमारा किसका? सप्लाई का। ठीक है, चलिए, तो पहले क्या था? पहले क्या, थोड़ी सी फिर से बात करें तो पहले क्या था कि मैन्युफैक्चर होता था तो क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी। सेल होता था तो क्या लगता था? सेल्स टैक्स। सर्विसेज रेंडर होते थे तो क्या लगते थे? सर्विस टैक्स। अब क्या कहा गया यहां पे कि भैया सप्लाई वर्ड बोलेंगे। आप सेल करो वो भी सप्लाई है, मैन्युफैक्चर करो वो भी सप्लाई है, सर्विसेज दो वो भी सप्लाई है। ठीक है, मतलब कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी करोगे तो उसको एक वर्ड का नाम दे दिया गया, किसका? सप्लाई का, ताकि वो प्रिसाइज रहे, कॉमन रहे, मल्टीपल कंफ्यूजन ना अराइज हो। ठीक है, तो उसका कुछ बेसिक है यहां पे इंट्रोडक्शन में, आपने इसको रीड किया है, बट एक बार इसको दोबारा से देखते हैं कि क्या इंट्रोडक्टरी इसको कहा जा रहा है। कहा जा रहा है क्या? अ टैक्सेबल इवेंट इन एनी ट्रांजैक्शन और अक्ररेंस दैट रिजल्ट इन अ टैक्स कॉन्सिक्वेंस। मतलब बिफोर लेविंग एनी टैक्स टैक्सेबल इवेंट नीड टू बी असर्टेन। मतलब कि भैया टैक्स लगाने से पहले आपको क्या चाहिए? टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या? कि वो मोमेंट जहां पे आप कहो कि भैया अब टैक्स लगेगा, वो कौन सा मोमेंट है? तो एक्साइज ड्यूटी में कहते थे जैसी मैन्युफैक्चरिंग हो गई और गुड्स निकला हमारा, वो क्या हो जाएगा? आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सेल्स टैक्स में अलग थी, सर्विस टैक्स में अलग था। एक टैक्सेबल इवेंट उसका आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि किस मोमेंट पे हमें उसके ऊपर टैक्स लगाना है। इट इज द फाउंडेशन stone of any taxation system. It determines the point at which tax would be levied. Under the earliest indirect tax regime, the framework of taxable event in various statutes was prone to category of interpretation, resulting in litigation since decades. मतलब कि भैया बड़ी सारी कंफ्यूजन थी जिसको लेके हमारी कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम चलती रहती थी, लिटिगेशन वगैरह चलती रहती थी कई सालों से। ठीक है सर, द controversy is largely related to issue like whether a particular process amounted to manufacture or not. मतलब कि कोई काम किया गया, इसको मैन्युफैक्चर माने या ना माने, whether the sale was predetermined sale, whether a particular transaction was a sale of goods or rendering of services etc. मतलब कि मैन्युफैक्चर माने या कुछ और माने। किसी ने कोई सपोज सॉफ्टवेयर बेचा तो सॉफ्टवेयर बेचा, इसको हम सेल ऑफ गुड्स माने या सेल ऑफ सर्विसेज मांगे, मतलब रेंडरिंग सर्विसेज माने, क्या माने? इस टाइप की कंफ्यूजन वाली एक्टिविटी बहुत सारी थी जो पुराने लॉज के अंदर चलती हुई आ रही थी। आगे The GST laws resolve this issue by laying down one comprehensive taxable event जिसका नाम क्या रखा गया? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेरियस टैक्सेबल इवेंट। मतलब टैक्सेबल इवेंट आपके बहुत सारे हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर हो सकता है, सेल हो सकता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज हो सकता है, परचेज हो सकता है, एंट्री इनटू टेरिटोरियल ऑफ स्टेट हो सकता है, कुछ भी इस टाइप की चीजें हो सकती है। have been done away in favor of just one event, that is supply। मतलब की बात, कोई भी एक्टिविटी करो, हम ये पूछ ही नहीं रहे कि आपने किया क्या, आपने कोई भी एक्टिविटी की, दैट मींस वो सप्लाई है, उसके ऊपर आपका टैक्स बन जाएगा। एक ही बार बनेगा तो कोई कंफ्यूजन इसके अंदर है ही नहीं, देने वाले को भी कोई प्रॉब्लम है नहीं।
जीएसटी लॉ बाय levying tax on supply of goods and or services departs from the historical understood concepts of taxable event under the state VAT laws, excise laws and service tax laws, that is sale, manufacture and service respectively। मतलब क्या होता है कि स्टेट वैट लॉ जो था वो टैक्सेबल इवेंट क्या बताता था, सेल का। जो स्टेट वैट लॉज था हमारा वो टैक्सेबल इवेंट क्या बताता था, सेल के बारे में। जो एक्साइज लॉ था उसको जब हम पढ़ते थे तो समझ में आता था कि कब मैन्युफैक्चर माना जाएगा कब नहीं माना जाएगा, और जब हम सर्विस टैक्स लॉ पढ़ते थे तो हमें पता लगता था कि कब उसको सर्विस माना जाएगा कब नहीं माना जाएगा। ये पुराने कॉन्सेप्ट अपने को समझने पड़ते थे। अब हम कह रहे हैं भैया इनको समझने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा क्या मानेंगे उसको हम, सप्लाई। नाउ इन द जीएसटी रिजाइन the entire value of supply of goods and or services is taxed in an integrated manner, unlike the earlier indirect taxes which were charged independently either on time of purchase or sale of goods or on the provision of services। मतलब वो अलग अलग टाइम पे लगा करती थी, हम एक बार टैक्स लगा देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गई तो एक बार उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, दैट मींस वो सप्लाई में ट्रीट हमारा कर लिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये तो बेसिक चीज होगी, पुराने से कंपैरिजन हो गया। मतलब पुराने का सिंपल जो हमने पीछे भी चैप्टर में पढ़ा था ये कि मल्टीपल लॉज थे, मल्टीपल लॉज की अलग अलग प्रोविजंस थे, उसको समझना पड़ता था, कंफ्यूजन बनती थी। यहां पे एक लॉ बनाया गया, एक वर्ड रखा गया सप्लाई का, उसको समझ लो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो पुराने से कंपैरिजन हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर ना कई सारे डेफिनेशंस दिए गए जिसकी अपनी को जरूरत पड़ेगी। सारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जितना हमें आज की क्लास के लिए जिस डेफिनेशन की जरूरत है वो हम पढ़ के यहां पे चलेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन देखो यहां पे किसकी है, गुड्स की। हमने सर्विसेज समझा था, सर्विसेज क्या समझा था कि भैया जो गुड्स के अलावा जो बच गया वो सारा सारा क्या कहा जाएगा आपका, सर्विसेज। बट थोड़ा सा और डीप है इसका मीनिंग, बट फिलहाल देखते हैं गुड्स क्या कह रहा है। तो गुड्स का मतलब क्या है कि हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। ये दो चीजों को छोड़ दिया गया कि भैया ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। देखो इंक्लूसिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सक्लूसिव आइटम को पढ़ना कि क्या चीजें इसके अंदर कवर नहीं है। जो मैंने हाईलाइट किया वो मैंने इसको किया है कि भैया गुड्स का मतलब ये तो पता ही है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी होंगी वो सारी सारी होंगी, क्या नहीं होगा गुड्स के अंदर, तो मनी और सिक्योरिटीज जो होती है हमारी वो आपकी गुड्स में कवर नहीं होती। क्या इंक्लूड होगा लेकिन, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। मतलब क्या हुआ कि जो फसल वगैरह होती है, इसकी बात करा ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह की, तो ये सारी चीजें भी आपकी गुड्स में कवर होती हैं। और उससे पहले एक वर्ड कह गया वो एक्शनेबल क्लेम। ये क्या होता है, ऑल्दो इसकी डेफिनेशन भी आगे आएगी, बट ये होता क्या है, इसका मतलब होता है वो सारे डेट्स वगैरह जो बेचे जाते हैं। मतलब मेरे किसी से उधारी है और वो सिक्योर्ड नहीं है। ठीक है, मैंने सपोज आपको उधार दे रखा था 1 लाख रुपए, वो मेरा डेट है, मुझे आपसे 1 लाख रुपए लेना है। अब मेरे को लग रहा है कि भैया 1 लाख रुपए जब लेना है कब लेना है, या फिर मैं ले नहीं पा रहा आपसे, तो मैं उस 1 लाख रुपए की उधारी को किसी को बेच सकता हूं कि भैया लो मैंने तुम्हें दे दिया 90,000 रुपए में, तुम मुझसे 1 लाख रुपए रिकवर कर लेना। ठीक है, ये कब होगा, जब ये सिक्योर्ड नहीं है। सपोज करो 1 लाख रुपए का उधार है और ये मेरा सिक्योर्ड है, इसके बदले में आपके कोई चीज गिरवी रखी हुई है या किसी भी तरीके से वो सिक्योर्ड है, मॉर्गेज है, तो उस केस में ये एक्शनेबल क्लेम नहीं। एक्शनेबल क्लेम कब होगा, जब ये सिक्योर्ड नहीं होगा, तब मैं इसको किसी को बेच सकता हूं और कह सकता हूं कि भैया तुम उससे रिकवर कर लेना, मुझे तुम इतने पैसे दे दो। तो एक प्रकार का क्या कहलाएगा, ये भी गुड्स। तो दिस इज व्हाट एक्शनेबल क्लेम। तो गुड्स की डेफिनेशन समझ में आती है कि भैया सभी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी किसको छोड़ना है, मनी और सिक्योरिटीज को, और किसको जोड़ लेना है, एक्शनेबल क्लेम्स को और ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह टाइप के आइटम्स को। ठीक है सर। नाउ प्रिंसिपल वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड आपने पुराने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह में पढ़ा हुआ है कि एक कॉन्सेप्ट होता था एजेंट और प्रिंसिपल का, जब आपने पढ़ा था एजेंसी, याद आ रहा है। तो उसके अंदर क्या होता था कि प्रिंसिपल कौन होता है, एक तरीके का मालिक जो कि अपने अंडर एक एजेंट को रखता है, और वो एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकता है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के दिए हुए डायरेक्शंस के अंदर उसके दायरे के अंदर काम किया है, तो उसकी अथॉरिटी के बियॉन्ड नहीं करेगा, अथॉरिटी के अंदर काम किया है तो सारी एक्टिविटीज जो कौन कर रहा है, एजेंट, उसके लिए लायबल कौन है, हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ था, वही डेफिनेशन है, कोई अलग बात यहां पे नहीं हो रही है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कुछ खास डेफिनेशन में लिखा नहीं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होगा, वो सारी अथॉरिटी जिसको कि हमारी क्या करेगी, गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी, वो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाती है। ठीक है, फैमिली की डेफिनेशन फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे हैं, बिजनेस की डेफिनेशन फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट का एक डेफिनेशन आता है, कुछ खास में लिखा कि भैया अगर कहीं भी सिंपल वर्ड गवर्नमेंट का यूज होगा तो दैट मींस व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट होगा तो हमेशा लिखा जाएगा कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट वर्ड लिखा है दैट मींस व्हाट, इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन फिलहाल पढ़ने की अपने को आवश्यकता नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट की टर्म आता है जो अपने को समझना है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन सर क्या होता है,
कंसिडरेशन आपने पढ़ा है अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, क्या पढ़ा उसके अंदर? समथिंग इन रिटर्न है। मतलब मुद्दा क्या है कि अगर हम किसी चीज को किसी को सेल कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं तो उसके बदले अपने को कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, इधर कैश और इन काइंड, या तो कैश में मिलेगा या तो काइंड में मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अपने को वापस आ रहा होगा, और जो भी वापस आ रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका कंसिडरेशन। वही चीज यहां पे लिखी गई है। क्या कह रहा है? इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मतलब कि भैया सप्लाई के रिलेशन भी होना चाहिए, कंसिडरेशन और किसी के रिलेशन में नहीं चलेगा। ठीक है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि सप्लाई जो है, सप्लाई के दायरे में ही अगर आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, कोई कंसिडरेशन मिल रहा है, तो वो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कंसिडरेशन, अदरवाइज तो वो कोई और कंसिडरेशन हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई किया गया और उसके रिलेटेड आपको कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है। कंसिडरेशन किस फॉर्म में मिलेगा? दो फॉर्म में मिलेगा, या तो वो कैश की फॉर्म में होगा या तो वो काइंड की फॉर्म में होगा। वही दो पॉइंट में लिखा है, एनी पेमेंट, ये क्या है? एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ, और ये इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, मतलब कि जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूं या तो कंसिडरेशन उससे मिल जाए या किसी और से मिल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कंसिडरेशन माना जाएगा। ऐसा हो सकता है ना कि मैंने आपको गुड्स भेजा और आपने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, वो पैसे देंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो कंसिडरेशन आने से मतलब है, स्टिल वो कंसिडरेशन ही कहलाएगा। बट क्या इंक्लूड नहीं होगा? क्या इंक्लूड नहीं होगा? किसी भी प्रकार की सब्सिडी जो किससे मिल रही है अपने को, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो आपका कंसिडरेशन नहीं कहलाता। तो अगेन एक्सक्लूड को ध्यान देना है, बाकी तो सिंपल समझ में आ रहा है, कोई भी पेमेंट मिली है। जो दूसरा पॉइंट है वो सेम है, वहां पे कह रहा है कि पेमेंट नहीं मिलेगा, कोई आपको मॉनेटरी वैल्यू मिला, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ या इन रिस्पॉन्स टू या फिर और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। किससे मिला? रिसिपिएंट से मिला या फिर किसी और पर्सन से मिला, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या इंक्लूड नहीं होगा? अगेन सब्सिडी जो किससे मिलेगी? सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। तो पहले में पेमेंट की बात कर रहा है, दूसरे में मॉनेटरी वैल्यू की बात कर रहा है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। ठीक है, रिसिपिएंट से मिले या किसी थर्ड पर्सन से मिले अपने को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर अगर सब्सिडी मिल रही होगी किसी भी गवर्नमेंट से, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, तो वो अपना यहां पे इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। किसी चीज को करने के लिए होता है या फिर किसी चीज को रोकने के लिए, ना करने के लिए होता है, तो वो वाली चीज है वो। ठीक है, उसके बाद हाउएवर एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है कि भैया डिपॉजिट को ना हम कंसिडरेशन नहीं मानते। ऑब्वियसली बात है कि सपोज करो मुझे आपसे सामान खरीदना था, ठीक है, मैंने आपको 1 लाख रुपए की डिपॉजिट दे दी कि भैया रखे हो, तो मैं एज अ सिक्योरिटी उसको रखा हुआ है कि कल को अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं उससे यूज कर लूंगा। तो जब तक मैं आपसे सामान खरीद रहा हूं और आपको पैसे देता जा रहा हूं, तो वो डिपॉजिट तो 1 लाख रुपए अलग पड़ा हुआ है आपके पास, तो क्या वो कंसिडरेशन है? नहीं। लेकिन सपोज करो कभी मैंने पेमेंट नहीं दी, डिफॉल्ट कर दिया, तो आप क्या करोगे? उस डिपॉजिट से अपने पैसे को एडजस्ट कर लोगे। तो जब आप उस डिपॉजिट को एडजस्ट करोगे इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट, तब वो क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन। अदरवाइज अगर डिपॉजिट की तरह पड़ा हुआ है तो वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। वही चीज लिखी है, हाउएवर अ डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट। ये पेमेंट आपका नहीं कहलाता, मेड फॉर सच सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। ठीक है, जब तक वो उसको एडजस्टमेंट ना करे इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट, तब तक वो आपका क्या नहीं कहलाएगा? कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था कंसिडरेशन आपका। नेक्स्ट आता है एक्शनेबल क्लेम। ये ऑल्दो मैंने बता दिया है, बट फिर भी एक बार देख लो कि क्या है इसकी मीनिंग। क्या कह रहा है? मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट। क्लेम है किसका? डेट का, उधारी का, अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथेटिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और एनी और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब ये सारी चीज बात किसकी कर दी? सिक्योर होने की, कि या तो मॉर्गेज है मूवेबल प्रॉपर्टी का, या फिर हाइपोथेटिकेशन आगे वही गिरवी रखना, या फिर प्लेज है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का, वही चीज आती है, या फिर आपका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी में, मतलब किसी भी तरीके से आपका पैसा जो है वो क्या है? सिक्योर है। तो सिक्योर होगा तो वो आपका एक्शनेबल क्लेम नहीं कहलाएगा, अदर देन की बात कर रहा है। ठीक है सर, आगे नॉट इन द पोजीशन either actual or constructive of the claimant, हो गया, which the civil courts recognize as affording grounds for relief, which such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional और contingent। मतलब कि भैया एक तो वो डेट होना चाहिए, और डेट के ऊपर आपका जो सिविल कोर्ट है वो उसको ऐसा रिकॉग्नाइज भी करते हैं कि हाँ भैया इस डेट के बदले इसको पैसा मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो आपका वैलिड डेट है, बट वो अनसिक्योर्ड है, और उसमें आपका कोर्ट उस पेपर को वैलिड समझता है कि हाँ भैया इस पेपर्स के बिहाफ पे आपको पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के डेट्स को आप क्या कर सकते हो? किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, एज अ गुड्स मान सकते हो, जो कि आपकी एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन के अंदर आता है।
क्लियर है? तो मोटा मोटा सिंपल समझने के लिए ये है कि भैया डेट होना चाहिए, अनसिक्योर्ड होना चाहिए और ऑब्वियसली बात है वैलिड डेट होना चाहिए जिसको कि कोर्ट रिकॉग्नाइज करता हो एज अ अफोर्डिंग रिलीफ। क्लियर? नाउ मैन्युफैक्चर को कोई खास समझने की जरूरत है नहीं फिलहाल। मनी वर्ड को आपको देखना पड़ेगा, मनी क्या होता है। तो बताओ मनी क्या होता है? वैसे मोटा मोटा आपको पता हुआ है कि मनी क्या है भाई, जो करेंसी हमारी होती है या फिर इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं। कैसे कैसे चीजें इंक्लूड होती हैं? जो चेक्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह हो गए, ये भी आपकी मनी की डेफिनेशन के अंदर आता है, एक काइंड ऑफ मनी है। बट कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती। कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती? वो सारी करेंसीज वगैरह जो कि आपने रखी हुई होती है एज अ एग्जीबिशन टाइप, कोई ओल्ड करेंसी वगैरह टाइप की चीजें हैं जो कि एग्जीबिशन के लिए रखी हुई हैं या इन्वेस्टिंग वैल्यू के लिए रखी गई है। जो ऑब्वियसली बात है होगा वो 10 रुपए का नोट, लेकिन उसकी वैल्यू लाखों में होगी। क्यों? क्योंकि वो एक पुराने जमाने की है, कुछ पुरानी यादें या किसी ऐसे इंसान की करेंसी है या किसी कंट्री की ऐसी करेंसी है जिसकी की एक्चुअल में हम वैल्यू भी देखते हैं, उसकी वैल्यू देखते हैं एज पर वो कितना पुराना है या कितना ऐतिहासिक है। ठीक है, तो उस टाइप की करेंसी को हम मनी नहीं मानते। अदर देन दैट काफी सारी चीजें हैं जो मनी में कवर हो जाती है। तो क्या कह रहा है? मींस द इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द Reserve Bank of India when used as a consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender of another denomination। मतलब कि भैया वो करेंसी है, मनी है, आरबीआई उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको हम एज अ कंसिडरेशन यूज कर सकते हैं अपने ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए। मतलब मुझे किसी को पैसे देने हैं तो उसके बदले में उसको क्या दे सकता हूं? प्रोमिसरी नोट दे सकता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकता हूं, ड्राफ्ट नोट दे सकता हूं, फॉरेन करेंसी भी दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है वो तो, क्योंकि आरबीआई इसको रिकॉग्नाइज करता है कि आप इससे अपने ऑब्लिगेशन को सेटल कर सकते हो। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होगा? बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। ठीक, चलिए जी। देन टैक्सेबल सप्लाई की फिलहाल जरूरत नहीं है, टैक्सेबल टेरिटरी की जरूरत नहीं है। सर्विसेज को देख लेते हैं। क्या कह रहा है सर्विसेज की बात है कि भैया कोई भी ऐसी चीज जो कि गुड्स नहीं होगी वो सर्विसेज होगी। मतलब मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। मनी और सिक्योरिटीज क्यों? क्योंकि ये तो भैया गुड्स से हट गया, ये तो गुड्स में भी नहीं था, तो सर्विसेज में होने का भी कोई सवाल नहीं उठता। तो ऐसा नहीं है कि आप ये मान लो कि गुड्स में नहीं था तो ये क्या हो जाएगा? सर्विसेज हो जाएगा। इसलिए इसको भी यहां पे अलग से डिफाइन कर दिया गया कि भैया गुड्स भी नहीं है, मनी भी नहीं है, सिक्योरिटीज भी नहीं है, लेकिन क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी इसके अंदर? सर्विसेज में क्या इंक्लूड हो जाएगा ये अलग से स्पेशली इंक्लूड किया गया। क्या चीज? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड from one form currency or denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged। मतलब क्या हुआ कि जब आप देखते हो कि फॉरेन करेंसी सपोज कोई लेके आता है कोई फॉरेनर, तो वो इंडिया में उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराता है, तो उस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कराने के लिए उसको अलग से कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो जो काम बंदा ये कर रहा है, जो कि फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ पैसे चार्ज कर रहा होता है, कमीशन चार्ज कर रहा होता है। तो क्या वो सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा? वो एक सर्विस दे रहा है और जो अमाउंट वो चार्ज कर रहा है वो माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये चीज क्या कही गई कि भैया गुड्स कवर नहीं होंगी, मनी सिक्योरिटीज कवर नहीं होगी, लेकिन अगर कोई ऐसी करेंसी कन्वर्जन का काम कर रहा है और उसके लिए कुछ पैसे चार्ज कर रहा है एज अ कंसिडरेशन, तो वो आपका क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक, आगे एक्सप्लेनेशन क्या लिखी है देखो इसके अंदर। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन ऑफ सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। मतलब क्या हुआ? एक और डाउट आपको क्लियर किया गया। पहले तो आपको पहले पॉइंट में क्या बताया गया कि जो करेंसी कन्वर्जन का काम करते हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि भैया अगर कोई आपकी सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन में आपकी मदद करता है, सपोज करो जैसे कि हम सिक्योरिटीज वगैरह परचेज करते हैं, शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं, तो जो मीडियोकर होते हैं, जो ब्रोकरेज वगैरह लेके हमारे को सर्विसेज वगैरह देते हैं, तो क्या लोग वो सर्विस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? वो सर्विस में आएगा कि नहीं आएगा? तो वो भी सर्विस के अंदर आएगा। साफ पता लग रहा है कि अगर कोई हमारी मदद कर रहा है, हमारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कराने के लिए, हम शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, उसमें कोई हमारी हेल्प कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसका चार्ज कर रहा होगा, और जो वो चार्ज कर रहा होगा वो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये इन्होंने डाउट क्लियर करने के लिए यहां पे अलग से एक्सप्लेन कर दिया, ऑल्दो ये समझ में आ रहा है। नाउ सप्लायर रेसिपिएंट फिलहाल छोड़ो, पर्सन्स में क्या इंक्लूड होता है देखो। ये वैसे कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो पर्सन में सभी इंक्लूड हो जाते हैं। ये आपने इनकम टैक्स के अंदर ही देखा हुआ है। इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, एलएलपी हो, कोई एओपी बीओआई होते हैं जो आपके इनकम टैक्स के टर्म्स हैं, वो भी हो गए यहाँ पे। कोई भी कॉर्पोरेशंस वगैरह ऐसी हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश की गई हैं और वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, जैसे कहते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह हो गई, तो वो भी आपका
पर्सन में यहां पे काम आता है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह होगा जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है तो वो भी आपका क्या है, पर्सन के अंदर इंक्लूड होता है। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है वो भी आपका पर्सन है। लोकल अथॉरिटी पर्सन है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कहें तो वो भी आपके पर्सन है। सोसाइटीज वगैरह बनाई जाती हैं जो, वो भी आपका पर्सन है। ट्रस्ट हो गया वो भी पर्सन है। और इसके अलावा भी अगर कोई और बच जाता है जो कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होगा तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, पर्सन माना जाएगा। तो कुल मिलाकर हर टाइप के लोग जो हो गए किसी भी तरीके से किसी भी कैपेसिटी में अगर वो काम करते हैं तो वो क्या है, हमारे जीएसटी लॉ के हिसाब से पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। चलिए जी, तो ये कुछ बेसिक्स डेफिनेशन थे जो कि अपने को पढ़ना जरूरी था। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज और बताई थी क्या, कि हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हमेशा, सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि वो जो है वो इन पैरेलल विद दिस एक्ट है, मतलब जो इन एक्ट के अंदर लिखी गई है उसी की पैरेलल बातें उसके अंदर लिखी गई है, तो उसके अंदर कुछ ऐसी नई चीज अपने को मिलेंगी नहीं। नई चीजें किसमें मिलेंगी, आईजीएसटी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस के ऊपर कुछ अलग बातें होंगी वहां पे, और सीजीएसटी के अंदर क्योंकि वो लोकल ट्रांजैक्शन के ऊपर ये सारी बातें कवर हो जाएगी। तो एसजीएसटी के अंदर ऐसा कुछ बचता है नहीं। इसी चीज को यहां पे हाईलाइट करके लिख दिया इन्होंने। देखो क्या लिखा, आवर डिस्कशन इन दिस स्टडी मटेरियल विल principally be confined to the provisions of CGST and IGST laws as the specific state laws are outside the scope of syllabus। कह रहा है कि जो स्टेट लॉज हैं वो सिलेबस के बाहर है, सिलेबस के बाहर नहीं है। देखो इन्होंने एक नोट दिया, फुट नोट, और फुट नोट में देखो क्या लिख रहे हैं, इट मे बी नोटेड दैट जीएसटी लॉज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर लार्जली बेस्ड ऑन दी सीजीएसटी एक्ट 2017। मतलब कि भैया जितने भी स्टेट लॉज या यूटी के लॉज है हमारे, वो सारे के सारे किस पे बेस्ड है, हमारे सीजीएसटी के अंदर। तो सीजीएसटी अगर हमने पढ़ लिया तो स्टेट लॉज के अंदर कुछ ऐसा बच नहीं जाता, तो उन्होंने सिलेबस के बाहर रखा है इसलिए। क्लियर है चीज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपका शुरू होगा मेन कह सकते हो लॉ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, सेक्शन, जिसके अंदर हम किसको पढ़ेंगे, बकायदा सेक्शंस को। तो देखो सबसे पहले ये कि हमारा जो सेक्शन शुरू हुआ ये कहां से शुरू हुआ, सेक्शन नंबर 7 से। अब सेक्शन नंबर 7 से शुरू हुआ, क्यों? पहले के सेक्शन कहां गए, तो जो स्टार्टिंग के सेक्शंस हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस है, कि कौन पावर होती है, किसके पास क्या पावर होती है, जीएसटी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह, इस टाइप के सेक्शन। जो मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है आपका वो कहां से शुरू होता है, सेक्शन नंबर 7 से। और ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 3 है। इसका देखो पहला पैराग्राफ क्या लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इज द की स्टोन ऑफ द जीएसटी आर्किटेक्चर। मतलब कि भैया बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू मीनिंग एंड स्कोप सप्लाई आर कंटेन्ड इन चैप्टर 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट read with various schedules given under the said act। मतलब कि अपने को चैप्टर 3 पढ़ना है सीजीएसटी एक्ट का, और उसके साथ कुछ शेड्यूल्स भी दिए गए हैं वो भी अपने को पढ़ना है। अब बात आई यहां पे चैप्टर 3 की और सीजीएसटी एक्ट की। तो पहला सवाल यहां पे ये आता है कि भैया हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं सीजीएसटी एक्ट का, तो टोटल सीजीएसटी एक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, टोटल सीजीएसटी एक्ट के अंदर बताओ कितने चैप्टर्स हैं हमारे, टोटल सीजीएसटी एक्ट के अंदर हमारे कितने चैप्टर्स हैं। तो टोटल जो हमारे पास चैप्टर्स हैं वो कितने हैं, 21। इसके अंदर से अभी जो हम पढ़ेंगे वो सप्लाई का पढ़ेंगे, सेक्शन कौन सा, 7। टोटल जो हमारे सीजीएसटी एक्ट के अंदर हैं वो सेक्शंस कितने हैं, तो टोटल सेक्शंस कितने हैं हमारे पास, 174। और टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, जिसकी बात की गई यहां पे कि भैया हमें सेक्शन के साथ साथ कुछ कुछ शेड्यूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, 3। ठीक है, कितने चैप्टर्स हमारे पास, 21। उस 21 चैप्टर में से हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अभी, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, टोटल सेक्शंस कितने हैं, 174, लेकिन हम चैप्टर नंबर 3 का कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे अभी, सेक्शन नंबर 7। 8 भी आएगा इसी के अंदर, लेकिन 8 बाद में आएगा, पहले आपका सेक्शन 7 ही चलेगा। ठीक है, और कुछ शेड्यूल्स भी पढ़ने अपने को, वो कितने हैं, 3, और वो तीनों के तीनों इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर से वो अलग नहीं है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज थी। अब सेक्शन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। सेक्शन नंबर 7 किसकी बात करता है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। तो सेक्शन नंबर 7 में अपने को पढ़ना है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई क्या होता है। सेक्शन नंबर 8 देखेंगे जहां पे हम पढ़ेंगे कि कंपोजिट सप्लाई क्या होती है और मिक्स सप्लाई क्या होती है, और इनकी टैक्सेबिलिटी किस हिसाब से की जाती है, अलग टर्म है। अब देखो अगर टोटल हमारा जो मॉड्यूल है 75 पेजेस का है, तो 50 पेज तक आप सेक्शन नंबर 7 ही पढ़ोगे। 50 पेज तक एक सेक्शन चलेगा, सेक्शन नंबर 7, उसकी एक्सप्लेनेशन चलेगी। सेक्शन ऑल्दो छोटा सा है, वो तो अभी कभी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन है डिटेल के अंदर, वो अभी चलेगी हमारी 2-3 क्लास। ठीक है, सेक्शन नंबर 8 जो है वो बात कर रहा है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की। उसके बाद 3 शेड्यूल्स हैं। देखो पहला शेड्यूल क्या है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई व्हेन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। क्या मतलब हुआ इसका, कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिनको हम सप्लाई मानेंगे इवन दो कि उसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं हो।
अब ये बात क्यों आई? ये बात इसलिए आई क्योंकि सेक्शन नंबर 7 जब आप पढ़ोगे तो वहां पे कहा जाएगा क्या कि भैया एक्टिविटीज जो होगी उसके अंदर कंसिडरेशन होना क्या है, जरूरी है। सेक्शन नंबर 7 क्या कहेगा कि बिना कंसिडरेशन की सप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन शेड्यूल 1 बना दिया, क्या बन गया उसका वो एक्सेप्शन, कि शेड्यूल 1 में लेकिन कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी क्या मानेंगे उसको हम, सप्लाई। ठीक है, अगला दूसरा शेड्यूल क्या है? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब यहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज की बात कर जाएगा जिसके अंदर उसको हम मानेंगे कि भैया इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। बेसिकली मतलब क्या हुआ कि इसने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया कि कोई एक्टिविटी है, अब हमें समझ नहीं आ रहा है इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने, तो ये शेड्यूल बताएगा कि भैया ऐसी ऐसी जो भी कंफ्यूजन वाली एक्टिविटीज है वो सारी यहां पे लिस्ट डाउन है, मतलब उसकी लिस्ट यहां पे दे रखी है कि ये आइटम होगा, दैट मींस दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड दिस इज, अगर कुछ ऐसा आइटम है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। मतलब जो भी कंफ्यूजन वाले एरियाज है वो सारे सारे शेड्यूल 2 के अंदर कवर है। ठीक, आगे शेड्यूल 3 क्या है? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब इस शेड्यूल 3 के अंदर वो सारे आइटम दे दिए गए, वो सारी एक्टिविटीज दे दी गई जिसको अपने को ना मानना है सप्लाई ऑफ गुड्स और ना मानना है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब ये नेगेटिव लिस्ट है। मतलब क्या ये नेगेटिव लिस्ट है कि ये ना सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आता है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आता है। मतलब जब हम इसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे तो क्या ये जीएसटी के डेफिनेशन के अंदर टैक्सेबल हो पाएगा? नहीं, क्योंकि जीएसटी क्या कहता है कि सप्लाई होना चाहिए किसका, गुड्स और सर्विसेज का। शेड्यूल 3 कहता है कि ये सप्लाई नहीं है, तो बात ही खत्म होगी। ठीक है, चलिए, तो इस सेक्शन के अंदर दोगुना है। सेक्शन नंबर देखो 7 क्या कह रहा है, नाम क्या है इसका, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सब सेक्शन नंबर 1 आया और उसका क्लॉज नंबर ए आया। ठीक है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कह रहा है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये लॉ की लैंग्वेज है, अभी हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रही है। लॉ की लैंग्वेज है, मतलब ये किसी भी किताब के अंदर ये लैंग्वेज होगी। ठीक है, दिस इज व्हाट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। चलिए, तो ऑल फॉर्म ऑफ, नहीं स्टार्टिंग में कह रहा है सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods or services or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। अब यहां पे कुछ कीवर्ड आया स्टार्टिंग से। सबसे पहला कीवर्ड क्या है, सप्लाई इंक्लूड्स। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि जब भी इंक्लूड्स वर्ड कहा जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसके अंदर जितनी बातें लिखी गई हैं उसके अलावा भी बातें इसके अंदर आ सकती हैं। ये कुछ एग्जांपल दे दिया गया। ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज, ये वर्ड का भी मतलब क्या है कि दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल्स। सच एज उन्होंने कहा कि कुछ इस प्रकार से, बाकी हो और भी चीजें सकती हैं इसके अंदर इंक्लूड। क्या क्या दिया उन्होंने, सेल कहा तो भी सप्लाई है, ट्रांसफर कहा तो भी सप्लाई है, बार्टर होगा तो भी सप्लाई है, एक्सचेंज करोगे तो भी सप्लाई है, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल होगा तो भी सप्लाई है। नाउ और इंपॉर्टेंट क्या है भैया कि आप सेल तो कर रहे हो लेकिन क्या होना जरूरी है, कंसिडरेशन। ट्रांसफर तो कर रहे हो, बार्टर तो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस टाइप की चीजों में होना क्या जरूरी है, कंसिडरेशन। किसके द्वारा, बाय अ पर्सन। तो पर्सन की डेफिनेशन अपने देखी कि वो सारे जो लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी कवर है उसके अंदर, तो वो सारे लोग होने चाहिए, उनके द्वारा इस टाइप की कोई एक्टिविटी होनी चाहिए और उसके अंदर क्या होना जरूरी हो गया, कंसिडरेशन। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो जो एक्टिविटी है, जो भी आप सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, वो आपके बिजनेस का पार्ट होना चाहिए। बिजनेस का पार्ट का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो आपकी एक शॉप है, क्लॉथ्स, ठीक है, और आपकी एक पर्सनल कार है। अब आप अगर शॉप के अंदर अपने कपड़ों को बेचते हो तो क्या वो सेल है, क्या वो सप्लाई का पार्ट है, बिल्कुल। लेकिन आप अपनी अगर घर की एक कार बेच रहे हो तो क्या वो सप्लाई का पार्ट होगा, नहीं। क्यों, क्या वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, पर्सन के द्वारा की जा रही है, ठीक है जी, कंसिडरेशन मिलेगा, ठीक है जी। लेकिन तीसरा जो एलिमेंट है क्या कि इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्या ये पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा। आप अपने घर का कोई टीवी बेच रहे हो या टीवी खरीद रहे हो, क्या वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, नहीं। तो क्या वो सप्लाई में कवर होगा, नहीं। इसी समझ में आ रही है कि अगर मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं वो रिलेटेड टू व्हाट होना चाहिए, हमारा बिजनेस। अब बिजनेस में दो वर्ड आया, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है या फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी है। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो आपका एक ब्रांच है, ठीक है, आपका एक ब्रांच है, इसके अंदर कोई आप एक्टिविटी करते हो, या सपोज करो एक इसका एग्जांपल लेते हैं आईटीसी से।
आपको पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, आप कुछ भी परचेज करते हैं तो उसमें जो जीएसटी देते हैं उसका बेनिफिट हमें मिलता है, आगे जीएसटी से वो माइनस हो जाता है, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर क्या समझ में आता है कि जैसे हमें क्लॉथ बेचते हैं, अगर कपड़े बेचने का हमारा काम है, तो अगर मैं क्लॉथ परचेज करके लाऊंगा तो क्या मुझे इसका आईटीसी मिलेगा? क्या अगर मैं क्लॉथ परचेज करके लाऊंगा तो क्या इसका मुझे आईटीसी मिलेगा? क्या ये सप्लाई है? बिल्कुल, क्योंकि मैं ये परचेज करके ला रहा हूं, क्यों ला रहा हूं? अपने बिजनेस के लिए, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। अब मैं अगर अपनी शॉप के अंदर कोई मशीन खरीद रहा हूं तो क्या उसका आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल, दिस इज अगेन इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब मेरा एक ब्रांच था, मैं इस ब्रांच के बदले एक ब्रांच दूसरा और ओपन कर रहा हूं, एक ब्रांच मैंने ब्रांच 2 दूसरा और ओपन किया किसी और प्लेस के अंदर, और वहां पे कोई मैं मशीन वगैरह इंस्टॉल करा रहा हूं, तो क्या ये मेरा आईटीसी इसका मिलेगा? क्या ये सप्लाई में कवर होगा? ये भी कवर होगा। क्यों? क्योंकि ये किसमें आ गया? इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कि अगर मैं बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूं उसके लिए भी अगर कोई हरकत कर रहा हूं तो वो भी कवर हो जाएगा, लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए एनी हाउ। अगर बिजनेस से अलग होगा, कोई पर्सनल नेचर का होगा, तो वो आपका सप्लाई में कवर नहीं होगा, आपका वो आईटीसी एप्लीकेबल वहां पे नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो क्या कीवर्ड्स आए हमारे? ऊपर वाले कीवर्ड्स नहीं है, ऊपर वाले तो इंक्लूसिव नेचर में बात होगी, कुछ ने एग्जांपल दे दिया, सेल, ट्रांसफर, बार्टर वगैरह वगैरह। बट अगर वो कोई कार अगर बेची पर वो मनी को बिजनेस लगाएंगे, देखो, कार कौन बेच रहा है? आपने ये चीज पहले भी अगर समझी है कि कार, एक सपोज करो कार का डीलर है, कार की दुकान है, शॉप है, वो जो लोग कार बेचते हैं वो कार उसके लिए क्या होता है? ये आपकी अकाउंटिंग बेसिक थी, जब हमने देखा था कि एक नॉर्मल इंसान के लिए वो कार एसेट होता है, लेकिन जो बेच रहा होता है उसके लिए वो क्या होता है? गुड्स होता है। तो वैसे जो बेच रहा है उसके लिए वो गुड्स है, जब उसके लिए गुड्स है तो वो वहां पे जीएसटी के सप्लाई में कवर हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल इंसान जब वो परचेज कर रहा है तो वो अपने पर्सनल नेचर के लिए परचेज कर रहा है, उसका वो एसेट तो है लेकिन वो सप्लाई में कवर नहीं होगा। अब आप कह रहे हो कि कार मैंने पर्सनल बेची, उसके अंदर पैसा मैंने बिजनेस में लगा दिया, तो वो तो आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया ना, जीएसटी से क्या लेना है उसका? मैं पर्सनल घर बेच के अपना पैसे को बिजनेस में लगा दूं, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। ठीक है, ओके, ये क्या था हमारा क्लॉज ए, ये क्या था? क्लॉज ए, सेक्शन 1 का। दूसरा क्लॉज बी क्या आता है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये अगेन क्या हुआ? दिस इज अगेन व्हाट? जो आपका क्लॉज ए था उसका क्या है? ये एक्सेप्शन। क्लॉज ए में क्या कहा गया कि भैया जो भी चीजें सप्लाई में कवर होंगी उसके लिए क्या होना जरूरी है? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट करते हो बाहर से, तो उस केस में वो आपका सप्लाई में कवर होगा, चाहे वो आपके फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पहले वाले पॉइंट का एग्जेप्शन। पहले वाले पॉइंट में कहा कि 3 पिलर होना जरूरी है। क्या क्या 3 पिलर होना जरूरी है? कंसिडरेशन होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए और कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इसी का क्लॉज बी जो है वो उसकी बैंड बजा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस होगा, बाकी जगह पर लगाओ आप क्लॉज ए लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस होगा तो वहां पे क्लॉज ए मत लगाना, वहां पे कह देना कि अगर फर्दरेशन ऑफ बिजनेस नहीं भी है, कंसिडरेशन होना चाहिए और पर्सन होना चाहिए, 2 पॉइंट अगर फुलफिल होते हैं तो भी क्या माना जाएगा? वो सप्लाई। ठीक है, क्लॉज सी क्या कह रहा है? The activities specified in Schedule 1 made or agreed to be made without the consideration। मतलब कि शेड्यूल 1 के अंदर कुछ एक्टिविटीज बता दी गई हैं और कहा जा रहा है कि अगर ये एक्टिविटीज हैं तो इसमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी क्या माना जाएगा? वो सप्लाई। मतलब क्या हुआ कि क्लॉज ए कह रहा है कि कंसिडरेशन होना जरूरी है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। क्लॉज बी कह रहा है कि एक पॉइंट के लिए, किस पॉइंट के लिए? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इस पॉइंट के लिए अगर फर्दरेंस ना भी हो तो भी सप्लाई मान लेना। क्लॉज सी कह रहा है कि एक पॉइंट के लिए, कौन सा पॉइंट? शेड्यूल 1, कि शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटीज लिखी है अगर उनके केस में कंसिडरेशन ना भी हो तो भी क्या मान लेना उसको? सप्लाई। बाकी सब जगह तो क्लॉज ए लगेगा, लेकिन इन 2 जगह क्लॉज ए नहीं लगेगा। किन जगह नहीं लगेगा? जहां इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा वहां फर्दरेंस को नहीं देखेंगे, और जहां पे शेड्यूल 1 की बातें होंगी वहां पे हम कंसिडरेशन को नहीं देखेंगे, उसको सप्लाई ट्रीट कर लेंगे। ये डेफिनेशन ही कहता है हमारा। क्लियर है? ये तो अभी हमारा था सेक्शन 1 के 3 क्लॉजेस। सेक्शन 1A क्या है? सेक्शन 1A क्या कह रहा है? Where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2। मतलब कि भैया आपने सबसेक्शन 1 को यूज किया और उसके हिसाब से उसको क्या बना लिया? आपने सप्लाई बना लिया, लेकिन अब सप्लाई तो बना लिया, अब वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, ये कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि किसको रेफर करेंगे? शेड्यूल 2 को। शेड्यूल 2 हमें बताएगा कि ये जो सप्लाई है ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है।
ठीक है सर, ये 1A कह रहा है। आगे सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 2 कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, मतलब सबसेक्शन 1 में जो भी लिखा है उन सबको भूल जाओ, उन सबको भूल जाओ। और इसका क्लॉज ये कह रहा है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, बस यहां तक पढ़ना भी। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, बस इसको नहीं पढ़ना भी। शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब कि शेड्यूल 3 के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उसमें अगर आपका सबसेक्शन 1 लग भी रहा हो तब भी उसको नाम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव लिस्ट है जिसको हम एग्जेम्प्ट करना चाह रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि वो एक्टिविटीज जहां पे सबसेक्शन 1 के सारे प्रोविजन लग रहे हैं। सबसेक्शन 1 का प्रोविजन क्या था कि सेल भी हो रहा है, कंसिडरेशन भी है, वहां पे पर्सन के द्वारा भी है और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस भी है, लेकिन तब भी शेड्यूल 3 की वजह से इसको आप क्या नहीं मानोगे? सप्लाई नहीं मानोगे, क्योंकि ये वो एक्टिविटीज शेड्यूल 3 के अंदर कवर हो जाती है। क्लियर? नाउ बी पॉइंट देखो क्या था इसका। बी क्लॉज क्या है? सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर इंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज, मतलब पब्लिक अथॉरिटीज के रूप में अगर वो काम कर रहे हैं, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, मतलब कि कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज है जो कि गवर्नमेंट्स करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज वगैरह करती हैं, जो कि एज अ पब्लिक अथॉरिटी, मतलब पब्लिक को सर्विस देने के लिए काम कर रही है, लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, आर्म फोर्सेस वगैरह हो गए। तो इस टाइप की एक्टिविटीज जो होंगी उसको भी लिस्ट डाउन किया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, उसको सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी के अकॉर्डिंग हम उसको किसमें नहीं मानेंगे? सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन कैसे होगा ये? प्रिस्क्राइब कैसे होगा? गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट किसके रिकमेंडेशन पे करेगी? ये काउंसिल के। काउंसिल कौन? जीएसटी काउंसिल। तो इसके अंदर प्लस माइनस होता रहेगा, काउंसिल जैसे जैसे रिकमेंड करती रहेगी ये चीजें अमेंड होती रहेंगी। तो इस टाइप की भी अगर कोई एक्टिविटीज है जिसके अंदर गवर्नमेंट एज अ पब्लिक अथॉरिटी काम कर रही है तो वो भी आपका सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो जो आपका सबसेक्शन नंबर 2 है वो क्या बात कर रहा है कि क्या क्या चीजें सप्लाई में नहीं आएगी, कौन कौन सी चीजें नहीं आएगी? कुछ शेड्यूल 3 के अंदर जो बातें लिखी हैं वो नहीं आएगा, चाहे सबसेक्शन लग रहा हो 1, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और दूसरा कि जहां पे गवर्नमेंट एज अ पब्लिक अथॉरिटी काम कर रही है वो भी आपका सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा। नाउ थर्ड सबसेक्शन क्या है? ये क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1, 1A and 2, the government may, on the recommendation of the council, specify by notification the transactions that are to be treated as, मतलब कह रहा है कि 1 की बात भी मान लो, 1A की बात भी मान लो, सबसेक्शन 2 की भी बात मान लो, उसके बाद गवर्नमेंट जो है उसके पास क्या एक पावर है कि वो काउंसिल के रिकमेंडेशन के ऊपर स्पेसिफाई कर सकती है। क्या स्पेसिफाई कर सकती है? कि ये वाली जो एक्टिविटी है ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विसेज नहीं है, या फिर ये वाली जो एक्टिविटी है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। मतलब क्या हुआ कि आपस में उसमें अगर कोई उलटफेर करना है, कोई चेंजेस करना है तो वो करने की पावर रखी है अपने पास किसने? गवर्नमेंट। ठीक है कि सप्लाई तो वो है, सबसेक्शन 1 लगाया, 1A लगाया, सबसेक्शन 2 लगाया और तब भी हमें पता लगा कि भैया ये एक्टिविटी सप्लाई में आएगी, लेकिन उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बनाना है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बनाना है, वो किसके हाथ में हो गया? गवर्नमेंट के हाथ में विद द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। ठीक, तो वही चीज कह रहा है सबसेक्शन सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1, 1A and 2, द गवर्नमेंट में चाहे तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, काउंसिल रिकमेंड करेगी तभी वो चाहेगी, स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन निकाला जाएगा इस बात का, द ट्रांजैक्शन दैट आर टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड नॉट एज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये पावर भी इसने अपने पास रखी है सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर कि गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा अपने पास कर सकती है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। क्लियर है चीज? शुरू से एक बार ये इतना ही सेक्शन है। ये जो आपने एक पेज का सेक्शन देखा इसके ऊपर अभी आपको कम से कम 40 पन्ने पढ़ने इसकी डिटेल में जाने के लिए। सेक्शन इतना ही था, सब सेक्शन हमने देख लिया, यहां पे सारे के सारे क्लॉज देख लिए हमने सारे। एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे क्या क्या चीजें देखी आपने, बताओ फटाफट। सबसे पहले हमने देखा सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन नंबर 1 और उसका क्लॉज ए। क्लॉज ए क्या कह रहा था? इसने इंक्लूड किया ऑल फॉर्म्स टाइप की एक्टिविटी, चाहे वो सेल, बार्टर हो, लाइसेंस हो, इस टाइप की कोई भी चीज हो। और क्या एसेंशियल चीजें उसने बताई कि उसके अंदर क्या क्या चीज होना जरूरी है? कंसिडरेशन होना जरूरी है, पर्सन होना जरूरी है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। इसी का क्लॉज बी आया जो क्या कह गया कि भैया इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस होगा तो वहां पे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को आपको नहीं देखना है, तब भी उसको सप्लाई मानना है। और इसी का क्लॉज सी आया, वो क्या कह गया कि शेड्यूल 1 के अंदर की कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी हो तब भी आपको उसको क्या ट्रीट करना है? एज अ सप्लाई। ये तो था हमारा सबसेक्शन नंबर 1। फिर सबसेक्शन नंबर 1A आया, वो क्या कह गया
अरे अरे कहां? सबसेक्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? किस शेड्यूल की बात कर रहा है? 1A किस शेड्यूल की बात कर रहा है? शेड्यूल 2 की बात कर रहा है। शेड्यूल 2 क्या है? कौन सी सप्लाई ऑफ गुड्स होगी और कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। मतलब कुछ एक कंफ्यूजन वाली एक्टिविटीज वगैरह है कई सारी उसके अंदर मेंशन, जिसके अंदर हमें ये समझ नहीं आता कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सर्विसेज होगा। तो 1A क्या कह रहा है कि भैया सबसेक्शन नंबर 1 लगा लो, और 1 लगाने के बाद पता लग जाए सप्लाई, और फिर कंफ्यूजन अगर अराइज हो रहा है कि भैया गुड्स है या सर्विसेज है, तो क्या रेफर कर लेना? शेड्यूल नंबर 2। ठीक है सर। फिर सबसेक्शन नंबर 2 आया, वो क्या कह रहा है कि भैया ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है, इवन दो सबसेक्शन नंबर 1 आपका लग रहा हो तो भी। कौन कौन सी ऐसी चीजें आई? तो उसके अंदर पहला क्लॉज क्या कह गया? शेड्यूल 3 के बारे में, कि वो सारी एक्टिविटी जो शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन है उसको आप क्या नहीं मानोगे? सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानोगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानोगे। और दूसरा कह गया कि जहां पे गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, वो कैसे काम कर रही है? एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो उस केस में आप उसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज लेके चलोगे। उसके बाद अगला आया सबसेक्शन नंबर 3, वो क्या कह रहा है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्पेसिफाई कर सकती है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन कि भैया ये वाली एक्टिविटी जो है ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, या फिर ये वाली एक्टिविटी जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। तो इस टाइप की उलटफेर करने का पावर जो है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, विद द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 7। और साथ ही में हमने इसके देखोगे तो तीनों शेड्यूल्स को देख लिया। पहला शेड्यूल क्या कह रहा है? शेड्यूल 1 किस चीज का है? कि विदाउट कंसिडरेशन वाली भी एक्टिविटी होगी उसको भी आपको क्या मानना है? सप्लाई मानना है। शेड्यूल 1 कह रहा है, जो कि हमारा कहां पे यूज हुआ? कहां पे यूज हुआ? सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी में। सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी में उसने यूज किया किसका? शेड्यूल 1 का। उसके बाद शेड्यूल 2 आया जो क्या कह रहा है? क्लासिफिकेशन कर रहा है कि कौन सी सप्लाई ऑफ गुड्स होगी, कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी। ये कहां पे किस सेक्शन में कवर हुआ? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A। और उसके बाद शेड्यूल 3 आया जो कहां पे यूज हुआ? सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए में। सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए में, जो कि कह रहा है कि शेड्यूल 3 की जो एक्टिविटीज होगी उसको आप ना ही मानोगे सप्लाई ऑफ गुड्स, ना ही मानोगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर है? चलिए, ये तो ओवरव्यू था। अब इसके डिटेल एनालिसिस में जाएंगे। 1 मिनट का जब तक लेते हैं ब्रेक।